हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ये एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है, ठीक है। तो इनहिबिट का मतलब होता है बाधा, इनहिबिटर्स का बाधक, ठीक है, बाधक या रुकावट, ठीक है। तो एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होती है उसमें बाधा उत्पन्न करना या बाधक बनना उसकी रिएक्टिविटी में, उन्हें ही हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उस पर अटैच हो जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट्स पे। जब इनहिबिटर्स उस पर अटैच हो जाता है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है या जो उसकी एफिनिटी थी वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। और उसकी एक्टिविटी का डिक्रीज़ होना एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। ये होता है आपका टॉपिक आज का, एंजाइम इनहिबिटर्स। तो आप लिख सकते हो कि एंजाइम inhibitors are the molecules which attach to the enzyme, to the active sites of enzyme, to the catalytic site भी बोलते हैं, catalytic साइट और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम and decrease its and decrease their रिएक्टिविटी या फिर इसको बोलते हैं एफिनिटी। सो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स आर द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अटैच होते हैं टू द कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट। एंजाइम की एक कैटालिटिक साइट होती है, कैटालिटिक साइट या जिसे ही हम बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। उस पर क्या होता है, सबस्ट्रेट आके अटैक करता है और सबस्ट्रेट क्या करता है उसमें, अटैच करता है, सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे और फिर हमें देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तब हम उससे क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, कोई भी आपके पास एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है या कैटालिटिक साइट है उस पर आके अटैच हो जाएगा आपका इनहिबिटर, और इनहिबिटर जैसे ही अटैच हो जाएगा वो क्या है, रुकावट उत्पन्न करेगा, वो रिएक्टिविटी नहीं होने देगा, उसकी एक्टिविटी या एफिनिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, एंजाइम रिएक्टिव नहीं रह पाएगा, एंजाइम से प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ये भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स जो होंगे, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ चलो लिखा। एंजाइम इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिवर्सिबल और एक होता है आपका इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन
इनहिबिशंस बोलते हैं, ठीक है, इनहिबिशंस। यहाँ पर एक लाइन रह गई है, ऐड कर लीजिए कि इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इनहिबिशन, एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज एंजाइम इनहिबिशन। और एंजाइम इनहिबिशंस आर ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशंस और इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल का मतलब है ये वाला एरो होता है, ये होता है ना रिवर्सिबल के लिए, और इरिवर्सिबल के लिए होता है ये वाला, ठीक है। इन दोनों से डिफरेंस आपको पता है कि इधर जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वापस से वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इधर से क्या होता है, रिएक्टेंट एक बार अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट से वापस से हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या होगा, अगर कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट पे कोई ऐसा इनहिबिशन आता है, कोई ऐसा इनहिबिटर आता है जो क्या करता है, उससे लूजली बाउंड होगा, तो क्या होगा, वापस से वो निकल भी सकता है, ठीक है, उसे हम निकाल सकते हैं और वापस से हमें एंजाइम फिर पहले की तरह मिल सकता है फ्री स्टेट में। तो ये इस तरह से अगर वीक बॉन्ड या लूजली बॉन्ड अगर हमारा इनहिबिटर होगा एंजाइम से, तो उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल क्या बोलते हैं कि अगर एक बार अटैच हो गया, स्ट्रांगली अटैचमेंट होती है एंजाइम की और इनहिबिटर्स की, तो हम उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसकी, इरिवर्सिबल की, when inhibitors attach to the catalytic site of enzyme by weak force of attraction, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, then this is known as reversible enzyme inhibition, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हो when inhibitors attach to the catalytic site of enzyme by strong interaction, यहाँ पे ना वीक इंट्रैक्शन वर्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा, वीक इंट्रैक्शन लाइक ये हो गया, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लाइक कोवलेंट बॉन्ड
then this is known as irreversible enzyme inhibition. Then it is known as irreversible enzyme inhibition. ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे, कैटालिटिक साइट पे अटैच होकर उसकी रिएक्टिविटी को या एफिनिटी को डिक्रीज कर दे. ठीक है, यानी कि उसकी रिएक्शन की जो कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर दे, उसमें बाधा बन जाए, इसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स. उन मॉलिक्यूल्स को और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशंस. और एंजाइम इनहिबिशंस दो तरह के होते हैं. एंजाइम इनहिबिशंस आर ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशंस एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन. नाम से समझ आ रहा है, एक बार जो कन्वर्ट हो गया वो दोबारा भी वापस से अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है. वहीं से रिलेट करके पढ़िए. व्हेन इनहिबिटर्स अटैच टू द कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम बाय वीक फोर्स ऑफ वीक इंट्रैक्शन से अटैच होंगे तो उन्हें क्या होगा, वापस से तोड़ के अपनी पुरानी स्टेट में वापस ला सकते हैं. और ये क्या होगा, एक बार इंट्रैक्शन हो गया तो उसके बाद हम उन्हें उनकी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं ला सकते हैं. इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशंस. ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए. सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा. तो अब चलते हैं, अब देखेंगे इसका इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन. अभी स्टार्ट थोड़ी करना, आवाज से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा. अब आगे देखिए. रिवर्सिबल एंजाइम inhibition are of three types. अब जो आपका रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन आपने देखा अभी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो होता है आपका, नंबर 1 होता है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन. एंड सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन. एंड थर्ड टाइप होता है आपका अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन. अब ये क्या क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है और अनकॉम्पिटिटिव क्या होता है. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, वर्ड कॉम्पिटिटिव से कुछ रिलेट करिए. कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन हो रहा है, कहीं दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है, एंजाइम अटैच, एंजाइम से तो अटैच करना ही है, बात है सबस्ट्रेट करेगा या इनहिबिटर करेगा. ठीक है, तो कौन करेगा, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है पूरा प्रॉपर. क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप होगी इनहिबिटर की भी वही शेप होती है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब शेप किसकी, इनहिबिटर्स की और सबस्ट्रेट की शेप सेम होती है, सिमिलर होती है, तब वहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है दोनों के बीच में. एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है, एंजाइम को नहीं पता चलता कि वो इनहिबिटर को अटैच कर रहा है या सबस्ट्रेट को कर रहा है. तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसको बस उस शेप का होना चाहिए. सपोज करिए
आपका जो एंजाइम है वो इस शेप का है, ठीक है, तो इससे इसी शेप का ही अटैच होगा कुछ ये, और जब यही शेप सबस्ट्रेट की हो यही एंजाइम की हो तो दोनों ही फिट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप लिख सकते हो कि शेप ऑफ फर्स्ट लाइन आप ये लिखो पहले, तो ऐसा हो क्यों रहा है, अगर हमने एक वर्ड भी पढ़ा है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, अगर एंजाइम इतने स्पेसिफिक होते हैं तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेसिफिक टुवर्ड्स सबस्ट्रेट होना चाहिए था उन्हें, तो इनहिबिशन को क्यों अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एंजाइम है इनहिबिशन का वो कहाँ पे होता है, किस एंजाइम में पॉसिबल होगा, तो ये लिख सकते हो कि जो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव एंजाइम inhibition takes place when the chemical activity of एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम take place when the chemical activity of active sites and catalytic site of enzyme is not एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। ये लाइन लिखना ज़रूरी हो जाता है इसकी मेन लाइन पर आने से पहले, क्योंकि कई बार, अभी तो आपको पता है, ये बात आप बाद में भूल जाओ कि एंजाइम आपने नोट्स में देखा कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, उसके बाद आप ये पढ़ने आए ये वाला टॉपिक, यहाँ पे आपने देखा कि सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर भी लग रहा है, अटैच हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, जब वो स्पेसिफिक है तो इनहिबिटर्स को तो अटैच ही नहीं होना चाहिए था। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वहीं पर होता है जब क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है या जो कैटालिटिक साइट है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उतनी स्पेसिफिक नहीं होती है, इज़ नॉट सो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक, परफेक्टली स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है। यानी कि परफेक्टली अगर स्पेसिफिक हम बात कर देंगे तो वहाँ तो इनहिबिटर्स का रोल ही नहीं आने वाला, वो सबस्ट्रेट को ही अटैच करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने बोला है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक नहीं है, तभी कॉम्पिटिटिव एंजाइम टेक्स प्लेस होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन वहाँ पे होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हो इस कंक्लूजन के बाद कि इसमें क्या होता है, इन दिस का मतलब है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की बात हो रही है, इन दिस शेप ऑफ substrate and inhibitors are same। इसमें क्या होगा आपका, इसे लाइन खींच सकते हो, नहीं तो इधर तीनों एक साथ ही लिखवा रही हूँ आपको। इन दिस इसमें क्या होगा, शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स आर सेम, इसमें क्या होगा, सेम होगा, इनहिबिटर्स की भी शेप और आपकी इनहिबिटर्स की भी और सबस्ट्रेट की भी, दोनों की शेप क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी, यानी कि एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है वो इतनी स्पेसिफिक भी नहीं है तो अटैच हो जाएगा आके, ठीक है। ये था आपका एंजाइम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशंस। और इसमें क्या होता है, आपने एक वैल्यू पढ़ी थी Km, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट पढ़ा था आपने एक Km, और एक आपने पढ़ा था Vmax, दो चीज़ें पढ़ी थी। आपको याद हो तो एक प्लॉट हमने किया था, ग्राफ प्लॉट किया था, कैसे, ये वाला। इसका मतलब ये था कि सबस्ट्रेट की, ये तो आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इधर आपकी एंजाइम एक्टिविटी थी, याद करिए, ठीक है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे सबस्ट्रेट की तो इनिशियली तो आपकी एंजाइम की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद उस पर कोई असर नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सब तरफ सबस्ट्रेट आ चुका होगा। तो उसे अब सबस्ट्रेट के होने ना होने से, सॉरी उसके बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको जो चाहिए था वो मिल गया है। ठीक है, उसे जो वी मैक्स चाहिए था वो मिल गया है। तो हमने यहाँ पे वी मैक्स माना था कहीं पे, यहाँ माना था जहाँ से ये कांस्टेंट हो रहा है। इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाओ तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। तो ये माना था हमने इसका वी मैक्स पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसका जो रेट है मैक्सिमम है, इससे अब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा रेट। ठीक है, और हमने क्या माना था कि वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे क्या होगा, वी मैक्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ वी मैक्स होगा। ठीक है, वी मैक्स का हाफ यहाँ है और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ मान लीजिए ये होती है आपकी Km। ये आपका प्लॉट था, ग्राफ प्लॉट किया था हमने, और Km था आपका मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, Km आपका मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट था। और ये इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि Km, यहाँ पे आप याद रखो या नहीं रखो, ये मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट था, लेकिन ये याद रखो इनके लिए कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। और इस केस में क्या होगा, याद रखना है आपको कि जो आपका Km है, Km क्या करेगा, इंक्रीज्ड होगा। Km तो इंक्रीज्ड होगा, एंड क्या होगा, वी मैक्स जो है आपका वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, इस कंडीशन में आपको याद रखना है Km क्या होगा, इंक्रीज्ड, और वी मैक्स क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, वी मैक्स क्या होगा, कांस्टेंट। एक बार इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, लिखिए अब इसमें क्या था, इसमें ये बात तो है, ये कहाँ पे होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा तभी अटैच करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक तो है सबस्ट्रेट को लेके कि, लेकिन एंजाइम के पास इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव में इसमें क्या होता है, इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे सपोज करिए आप कि ये आपका कोई एंजाइम है, इधर ये आपका कोई एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम है आपका, ये आपका है सबस्ट्रेट, और ये है आपका इनहिबिटर्स। तो ज़रा सोचो, इसके पास ये इसकी एक्टिव साइड होती है जहाँ से बाइंड करता है ये सबस्ट्रेट को। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी आ सकता है, यहाँ पे इनहिबिटर भी आ सकता है। और अगर इनहिबिटर आपका ये होता, इसकी शेप ये होती, तो ये यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पाता, तो ये स्पेसिफिक हो जाता कि ये सी को अटैच करेगा, इसको करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शेप ऐसी नहीं है, शेप ऐसी ही है, सेम है, इसीलिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, एंजाइम कंफ्यूज रहेगा, इसको करेगा इसको करेगा। तो ये बात है, यहाँ का अगर डायग्राम के थ्रू देखो तो ये है, यानी कि ये भी अटैच हो सकता है यहाँ पे और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या बात है, इसमें तो शेप नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिख लो कि इन दिस shape of substrate and enzyme are not same, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, are same और ये है are not same। ठीक है, इसका मतलब जब सेम ही नहीं है तो कंपटीशन ही नहीं होना। जब शेप ही सेम नहीं है तो एंजाइम, तो आप ये सोच होंगे कि जैसे यहाँ पे है तो अगर शेप चेंज नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर इनहिबिटर ये है और सबस्ट्रेट ये है तो ये अटैच हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या होता है, एंजाइम की दूसरी साइड पे भी, उसके और पार्ट पे भी स्पेस होता है, एक्टिव साइड होती हैं, मोर देन वन एक्टिव साइड्स होती है यहाँ पे एंजाइम के पास। तो क्या करता है, इनहिबिटर दूसरी साइड पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, तू अपनी जगह और मैं अपनी जगह। यहाँ पे क्या था, एक ही जगह को पाने के लिए दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो सबस्ट्रेट की अपनी अलग जगह है और इनहिबिटर अपनी अलग जगह बना लेता है। ठीक है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं करना चाहते, वो अपनी जगह रहना चाहता है, वो अपनी जगह रहना चाहता है। ये होता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है,
शेप ही अलग हो गई है तो कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। इसमें क्या होता है, अब इसकी बात करें तो इसमें Km क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है, डिक्रीज्ड। Km डिक्रीज्ड होता है, जबकि Vmax क्या होता है, सॉरी Km तो आपका रहेगा कांस्टेंट, Km रहेगा आपका कांस्टेंट, और जो आपका Vmax है, Vmax हो जाएगा डिक्रीज्ड, ये याद रखना है आपको, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज्ड। ये अभी समझाऊंगी क्यों हुआ है डिक्रीज, ठीक है। Vmax क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड। और इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो आप ऐसा दिखा सकते हैं, ये आपका एंजाइम, इसके अंदर लिख देती हूँ एंजाइम, ठीक है, और ये हो गया आपका इनहिबिटर, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है। जैसे ये एंजाइम पूरा था, इसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये दूसरी साइड कहीं भी इस पे अटैच हो जाएगा, और दोनों की शेप तो सेम नहीं है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी नहीं है, वो अपनी जगह अटैच होगा, ये अपनी जगह अटैच होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम। एक बार नोट डाउन करिए, फिर अनकॉम्पिटिटिव पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। अब ये अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, तो देखो कॉम्पिटिटिव समझ आ गया, नॉन कॉम्पिटिटिव समझ आ गया, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब बात है अनकॉम्पिटिटिव, मतलब जहाँ कंपटीशन होना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ एक हो रहा था लेकिन उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, नॉन कंपटीशन, या दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इनहिबिशन तभी आके अटैच होगा आपके एंजाइम से, तब उस पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो चुका होगा। तो शेप मैटर नहीं करती एंजाइम की और सबस्ट्रेट की इसमें, ठीक है, क्या होगा, शेप मैटर नहीं करती है, किसकी, उन दोनों की वो जो है सेम नहीं है, लिख लो, ये भी लिख सकते हो, इन दिस शेप ऑफ substrate and enzymes are not same and the shape doesn't मैटर, ठीक है। शेप मैटर भी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि क्या होगा इसमें, चलो पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लेते हैं, Km भी क्या होगा इसमें, डिक्रीज्ड होगा, और जो आपका Vmax है, वो भी क्या होगा आपका Vmax, और ये दोनों अलग चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। Vmax भी क्या होगा आपका, डिक्रीज्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें Km इंक्रीज होगा रिवर्सिबल में, Vmax कांस्टेंट, ये कैसे होगा मैं अभी ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, ये अभी ध्यान रख लीजिए बस, ठीक है। और ये हो गया, और एक बात यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए इस वाले में, कि यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिटर्स will attach only enzyme substrate inhibitors will attach only enzyme substrate। इसमें क्या होगा, इनहिबिटर सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट से ही अटैच होगा। अगर इसको रिएक्शन के थ्रू समझें तो अगर आपका ये था ई पे जब आपका S बना होगा तभी उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सॉरी, ठीक है। इनहिबिटर्स विल अटैच ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या था, एंजाइम आपके पास कोई एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट भी है, इनहिबिटर्स भी है, सब इनहिबिटर्स अटैच कर सकता है उससे, लेकिन वो नहीं करता है, क्यों,
क्योंकि वो वेट करता है कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए उसके बाद मैं अटैच करूँगा। तो इसमें क्या होता है, पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट ने कॉम्प्लेक्स बनाया ES, तब इस पे और इसके बाद तो आपको पता है E+P बनता है। लेकिन इनिबिशन यहाँ से अगर आ जाता है, इनिबिशन ने अटैक किया इस पर और क्या बना लिया EI, और EI अगर जैसे ही बन गया, जब इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ अटैच हो गया तो आप प्रोडक्ट तो बना ही नहीं सकते। वो तो बाधा उत्पन्न करने के लिए तो हुआ है, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे ख़त्म कर देगा उसकी एक्टिविटी और कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से नो प्रोडक्ट, EI बन गया तो नो प्रोडक्ट। ये होती है रिएक्शन आपकी। होनी तो ये वाली थी लेकिन हो ये वाली जाती है। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझना है तो ये ये वाला लिख सकते हो आप चाहे तो। ये क्या करता है, ये एंजाइम है आपका। जब ये सबस्ट्रेट इधर आके पूरा जुड़ जाता है, ये जुड़ा हुआ दिखाया मैंने, वहाँ अलग दिखाया है, जुड़ जाता है, तभी आपका क्या है इनहिबिटर उसके बाद में अटैक करता है इस पर। ठीक है, जब ये जुड़ जाता है। और इसमें क्या है देखो, एक ये रहा, इसको रिएक्शन के थ्रू समझाना है तो, और डायग्राम के थ्रू ये रहा। इसमें भी एक रिएक्शन हम बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं है एंजाइम का और इसका, कोई कंपटीशन नहीं है, वो अलग जुड़ेगा और वो अलग जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि देखो E से क्या बना, S बना, एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसको उससे फर्दर आप हाइड्रोलिसिस से क्या बनाते हो, एंजाइम और प्रोडक्ट बनता है। ये होता है आपका। एंजाइम से सबस्ट्रेट भी जुड़ेगा और क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी E+I, और ये क्या बनेगा आपका EI। ठीक है, और वो यहाँ से भी बन सकता है EI। ठीक है, देखो एक तो ये है कि यहाँ पर I है और I के बाद ये रिवर्सिबल आएगा। ठीक है, ये क्या बनाया इसने, जब ES में I जुड़ेगा तो EIS बनेगा। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए, एक तो ये आएगा आपका रिवर्सिबल और यहाँ पे क्या बनेगा EIS, और यहाँ पर EI बना, लेकिन ये अगर S से कर ले कंबाइन तो वापस से यही आपका बन सकता है। ये रिएक्शन यहाँ पर है। और इसकी अगर रिएक्शन आपको देखनी है, इसका थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर, ये इसमें हमने ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, इसलिए ये आ नहीं रहा है। इसका डायग्राम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, अभी आपको समझा देती हूँ। ये इससे आपका E+P बनता है और इसमें क्या होता है, इससे आपका इनहिबिटर अटैच हो जाता है और वो क्या करता है EI बना लेता है। ये है आपका डायग्राम, इसका यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, छोटा सा बना के, एंजाइम है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर्स है। कॉम्पिटिशन हो रहा है तकड़े वाला। चलिए, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। समझ लीजिए, पहला तो ये है, इसमें शेप का है कि शेप क्या है, सेम है, कंपटीशन होगा, क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये आपको याद रखना है। अभी इसको समझाऊंगी कैसे आएगी, और डायग्रामेटिकली ये शो कर दिया। ये रिएक्शन क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि जब आपका एंजाइम था, इससे सबस्ट्रेट भी अटैच हो सकता है, इससे एंजाइम इनहिबिटर भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर, यानी कि E से S मिलकर ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है और E से अगर इनहिबिटर मिल रहा है तो EI बन सकता है और इसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये तो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए होता है इनहिबिशन। ठीक है, इसी तरह यहाँ से क्या पता चल रहा है, E+S ESI, ये तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी। यहाँ से पता चल रहा है कि जो इनहिबिटर है, ये जो इनहिबिटर है, देखो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तो एक ही था। यहाँ पे क्या था, इनहिबिटर अगर सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच भी हो गया तब भी इनहिबिटर अपनी जगह पे अटैच हो जाएगा, यानी कि ES के बाद भी अटैच हो जाएगा। तो ES के बाद भी इनहिबिशन मिलके ESI बना सकता है, और अगर ये अटैच ना भी हो तो ये अकेला अटैच होके EI भी बना लेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या निकल रहा है, E+S, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद आपका एंजाइमल प्रोडक्ट बनता है।
और इसमें ये बात कही है कि यहाँ पर इनहिबिटर अटैच ही तब होगा जब आपका ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इनिशियल वो खाली एंजाइम पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, सिंगल एंजाइम पे अटैक नहीं करेगा आपका इनहिबिशन, वो तभी अटैक करेगा जब आपका ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो E से एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, तभी इनहिबिटर ने अटैच हुआ उससे, बाइंड हुआ उससे और एंजाइम इनहिबिशन सबस्ट्रेट बनाया, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, वैसे ही अगर इनहिबिटर ना अटैच हो तो रिएक्शन सीधी होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर इनहिबिटर बीच में आ गया तो यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये है इनका रिएक्शन और ये है इनका मतलब, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे तीनों को। चलिए यहीं पे ये डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर ली होगी, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो कि इसमें क्या होगा, जो इनहिबिटर्स है, मैं आई से, चलिए लिख लीजिए, इनहिबिटर्स बाइंड्स टू ओनली फ्री एंजाइम। वो तभी अटैच हो, बाइंड करेगा इनहिबिटर जब फ्री एंजाइम होगा, उस पर कोई सबस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, inhibitors binds to the enzyme or enzyme substrate complex। इसमें क्या होगा, इनहिबिटर सिर्फ फ्री एंजाइम से अटैच हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इनहिबिटर अकेला फ्री एंजाइम है उससे भी अटैच हो सकता है, और अगर उसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना लिया है तब भी अटैच हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इनहिबिटर्स क्या है, इनहिबिटर्स बाइंड्स टू द किससे बाइंड होंगे, एंजाइम से बाइंड नहीं होंगे। यहाँ पर आपको बताया है बार बार, फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं होंगे, तभी बाइंड होंगे तब ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इनहिबिटर्स बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इनहिबिटर्स बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली, ठीक है। चलिए ये था आपका कंक्लूजन, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। आपका ग्राफ जो होता है, नॉर्मल ग्राफ जो होता है आपका, यहाँ पे आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो ऐसा होता है नॉर्मल ग्राफ, ये एक मिनट, ये और ये, यहाँ पे होता है आपका Vmax, ये Vmax वाला पॉइंट है, ठीक है। हाँ Vmax बोल रही हूँ, सॉरी Vmax नहीं, ये है आपका Vmax2, ठीक है। Vmax तो यहाँ, इससे तो कांस्टेंट हो रहा है ना, ये आपका Vmax, और इसका हाफ, एग्जैक्ट इसका हाफ हो गया यहाँ, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कितना है, ये होता है इसका, ये होती है आपकी Km वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है सबस्ट्रेट की। क्यों बढ़ानी है, हम कंपटीशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी मान लो ये 2% है और ये आपका 98% है, तो आप देखो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी रिएक्शन कंप्लीट होने की, इसकी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज़ में अगर हमें इसका इनहिबिशन रोकना है तो मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इसका इनहिबिशन रुक जाएगा, इनहिबिटर की जो प्रोबेबिलिटी थी इससे अटैच होने की वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
अब इसी जब हमने इसकी सब कंसंट्रेशन बढ़ाई तो कुछ ग्राफ जो ये तो आपका ओरिजिनल ग्राफ था, इसमें ग्राफ कैसा आता है, ये वाला। इसमें ग्राफ आता है आपका ये वाला, ठीक है। वी मैक्स तो यहाँ देखेंगे हम वी पे, तो वी मैक्स तो सेम है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ग्राफ सीधा हो गया तो इसकी वी मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये ऊंचाई पे हो गया तो ये यहाँ होगी इसकी वी मैक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये के एम क्या हो गया इसमें, इंक्रीज। तो वही बात हमने लिखी थी कि इसमें के एम क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड होता है, और वी मैक्स कांस्टेंट रहता है, वी मैक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये बात थी इसकी। इसमें देखिए ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसमें क्या होगा देखो, अगेन ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वी मैक्स है, कहीं भी अभी लिखिए मत, ठीक है। चलिए नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल ये हो गया आपका वी मैक्स यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग के एम की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये हो गया आपका के एम। इसमें क्या होगा, कंपटीशन तो है ही नहीं कुछ, इसमें क्या होगा, बस रिएक्शन की क्या है, इसमें जो उसका रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो सॉरी रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनिबिशन आके जुड़ जाता है उस पर, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ ही फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये क्या होगा, वी मैक्स डिक्रीज़ हो गया है। जबकि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग भी, तो इसका जो होगा हाफ यहीं पे होगा, इसका जो के एम है वो यहीं होगा, ठीक है। ये तो आपका वी मैक्स था। इसका अगर के एम की बात करें तो इसका के एम इसी जगह पे होगा, मेरा ग्राफ थोड़ा ड्रॉ नहीं हुआ है ठीक से, के एम इसका सेम जगह पे होगा, इसीलिए बोलते हैं कि के एम, उसका के एम भी और इसका के एम भी दोनों सेम जगह पे आएंगे, ठीक है, सेम। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन इसका जो वी मैक्स था पहले यहाँ आ रहा था, लेकिन अब इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। ये होता है आपका इसके अकॉर्डिंग वी मैक्स, ठीक है। लास्ट वाले में देखते हैं, क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। पहले अपना ओरिजिनल ग्राफ बनाते हैं, सपोज करिए ये आपका ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे आपका वी मैक्स आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे वी मैक्स है पहले, और इसके अकॉर्डिंग आपका के एम यहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका के एम, नीचे लिखना है, ये हो गया आपका के एम। अब क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग, यानी कि वी मैक्स क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और ये वी मैक्स था, और जब ये वी मैक्स है इसके अकॉर्डिंग के एम क्या हो गया यहाँ पर, तो के एम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। के एम भी डिक्रीज़ और वी मैक्स भी डिक्रीज़, ठीक है। के एम भी डिक्रीज़ और वी मैक्स भी, पहले वी मैक्स आपका यहाँ आ रहा था, अब यहाँ आ रहा है, के एम पहले यहाँ आ रहा था और अब यहाँ आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपका इस बार इनिबिशन जुड़ गया है। पहले हमारे नॉर्मल जो हमने ग्राफ देखा था, मिकेलिस मेंटन ग्राफ भी देखा था, जब हमने कांस्टेंट रिएक्शन देखी थी, तब हमारा नॉर्मल था, एंजाइम और सबस्ट्रेट ग्राफ था, एंजाइम और सबस्ट्रेट के लिए था, तो हमारे नॉर्मल ग्राफ जो आ रहे थे वो सेम आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के अलावा इनहिबिटर भी आ गया है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन पे, तो ये हमने देखा है, इसके अकॉर्डिंग दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिशंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में 3 तरह के होते हैं। आज हमारा टॉपिक ये एंजाइम इनहिबिटर ख़त्म होता है, और कल
इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है और फिर हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।